दोस्तों, चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, नेता लोग एक्टिव मोड में आते जा रहे हैं। राहुल गांधी करतब दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक लगातार सभाएं कर रहे हैं। चुनाव है तो सिर्फ चुनाव ही है। देश की तमाम समस्याएं तब शांत हो जाती है जब चुनाव होते हैं। आपको याद होगा, कोविड के दौरान जब हम मास्क लगा रहे थे, हमें भीड़ में जाने से मना किया जा रहा था, लेकिन नेताओं के लिए तब कोई कोरोना नहीं था। वे भारी भरकम रैलियां मजे से कर रहे थे। चुनावों के दौरान ऐसा ही होता है। आप चाहे मणिपुर हिंसा को देख लो या उज्जैन घटना को देख लो, और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे मिल जाएंगे। देश में दूसरा कोई मुद्दा नहीं उठता, कोई सुनने वाला ही नहीं होता। सबके सब चुनावों में व्यस्त रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, 3 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ताप बढ़ने के साथ मोदी जी के हवाई दौरे और आभासी उद्घाटनों के सरकारी आयोजनों की सूचना के विज्ञापनों से भरे समाचार पत्रों के बाद भी भीड़ इकट्ठी करने का दायित्व भी पार्टी का नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसे आयोजनों में उनके भाषण अभी भी कांग्रेस केंद्रित रहते हैं। अब ऐसे अवसर पर दलीय प्रचार कितना उचित है? यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जस्टिस जगमोहन लाल का विख्यात फैसले का जिक्र करना जरूरी है, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी जी के रायबरेली से संसद के चुनाव को सिर्फ इसलिए अवैध घोषित कर दिया था कि उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी खर्चे पर डीप बनवाया गया था। अब इस फैसले के मद्देनजर अगर हम देखें, तब उनके आयोजन जो पूरी तरह से सरकार द्वारा इंतजाम किया जाता है, उनमें मोदी जी का राजनीतिक प्रचार कितना वैधानिक है। भोपाल में कहा कि मोदी के वचन ही मोदी की गारंटी है। अब इस बयान को उनके बड़े बड़े वादों में परखे तो तब हकीकत कहा था, काले धन को देश में वापस लाना और उसको देश के लोगों को 15-15 लाख देना। अब आप ही बताइए, कितने लोगों को यह वादा मिला? क्या मिला किसी को? फिर दूसरा वादा, हर साल करोड़ों युवा लोगों को रोजगार देना था। आज सभी सर्वे और रिपोर्ट बता रहे हैं कि देश में रोजगार के अवसर घटे हैं, चाहे वह कॉर्पोरेट सेक्टर हो या इनफॉर्मल सेक्टर, सब जगह एक जैसी हालत है। प्रधानमंत्री द्वारा आभासी रूप से नौजवानों को नियुक्ति पत्र देने के आयोजनों का प्रचार विज्ञापनों में तो होता है, लेकिन इन नियुक्तियों की संख्या में विभाग और नियुक्तिकर्ताओं का विवरण गायब रहता है। इनकी जानकारी का विवरण सरकारी वेबसाइटों पर भी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, चुनाव की आहट पाते ही राजनीतिक दलों के नेता एक्टिव हो गए हैं। सत्ता में आने के लिए बढ़ चढ़कर दावे और वादे किए जाने लगे हैं। लोक लुभावन घोषणाएं करने में पैसा तो लगता नहीं, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल इससे पीछे नहीं रहना चाहता। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश के नेता इस बार जनता की सभी मांगे पूरी कर देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बजट में लाडली बहनों के लिए 1000 रुपए देने का प्रावधान किया, तो बिना देरी किए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा कर दी। गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के भाव कम करने हो या फ्री में बिजली, पानी, इलाज और राशन मुहैया कराने का मामला हो, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दल हर घोषणाएं पूरी करने के वादे कर रहा है। एक से बढ़कर एक घोषणाएं। भिंडी मार्केट में जैसे सब्जी के लिए बोली लगाई जाती है, वैसा ही नजारा प्रदेश में दिखाई दे रहा है। लोक लुभावन घोषणाएं करने की होड़ लगी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव के बाद ये नेता धरती पर स्वर्ग उतारी लाएंगे। दोस्तों, भाजपा महाकुंभ के सहभागी बने पार्टी कार्यकर्ताओं की नब्ज पर हाथ रखकर मोदी ने बखूबी मतदाताओं और नेतृत्व के बीच की अहम और निर्णायक कड़ी को खूब साधा। लेकिन उन्होंने जाने अनजाने या चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सोची समझी रणनीति के तहत मंचासीन नेताओं के महत्व को नजरअंदाज कर पार्टी के अंदर और बाहर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। जीत की गारंटी नरेंद्र मोदी, लेकिन कोई चूक हुई तो फिर हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाएगा? क्योंकि भाजपा ने शिवराज के मुख्यमंत्री रहते इस बार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया है। जो जन आशीर्वाद यात्रा का चेहरा बनकर माहौल बनाने और समझने मतदाताओं के बीच पहुंचे थे, वो गिने चुने वक्ताओं के बीच
मोदी की मौजूदगी में सिर्फ फोटो फ्रेम का हिस्सा बनकर रह गए हैं। मोदी से पहले प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को जरूर अपनी बात रखने का मौका दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व, खास तौर से मोदी शाह की जोड़ी की रणनीति माना जाए, जो 2024 के लिए मोदी को लाने के लिए एक अलग माहौल बना रहे हैं। तो क्या 2023 में विधायक से लेकर मंत्री और सरकार और नेतृत्वकर्ता के खिलाफ एंटी इनकमेंसी अभी भी समस्या बनी हुई है, जो एक चेहरे पर कई चेहरे लगाते हुए मोदी के भरोसे ही चुनाव जीतना चाहती है, वह भी तब जब 15 महीने के मुख्यमंत्री कमलनाथ का चेहरा सामने ला चुकी कांग्रेस भाजपा में नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर चुटकी ले रही है। सिर्फ मोदी का चेहरा सामने रखकर समस्या और दूसरी चुनौतियों से क्या भाजपा को निजात मिल जाएगी, या फिर क्षेत्रीय और स्थानीय फैक्टर पार्टी की परेशानी बढ़ा सकते हैं? क्या कर्नाटक की लाइन पर ही बीजेपी हाईकमान सामूहिक नेतृत्व का हवाला देकर मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछा रहा है? ऐसे में क्या गारंटी युवाओं की महत्वाकांक्षा की टकराहट के चलते मोदी की मेहनत और उनका मिजाज, क्या मध्य प्रदेश की जनता को रास आएगा? वह भी तब जब पार्टी में भगदड़ को उसके नीति निर्धारक कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। डैमेज कंट्रोल को लेकर खड़े हो रहे सवालों के बीच बड़ा सवाल, जीत का सेहरा अगर नरेंद्र मोदी के सिर पर बंधेगा, और अगर कोई चूक हुई तो नया सवाल, 24 के पहले हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाएगा? जीत की गारंटी मोदी, फिर भी शिवराज को लगातार कमजोर और अलग थलग साबित कर विधायक के उम्मीदवार क्या चुनाव जीत पाएंगे, या फिर भाजपा नेतृत्व ने जन आशीर्वाद यात्रा में दूसरे राज्यों के चेहरे को आशीर्वाद मांगने के लिए उतार कर पहले ही बड़ा संदेश दिया है? पार्टी के लिए स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय जातीय समीकरण क्या कोई मायने नहीं रखते हैं? 2008 में शिवराज का नेतृत्व और आडवाणी, सुषमा, उषा की मौजूदगी हो, या फिर 2013 का जम्बूरी मैदान, जब पार्टी की कमान राजनाथ के पास थी और चेहरा शिवराज, खास तौर से मोदी आए थे। 2018 में भाजपा का ताना बाना मोदी और शाह के इर्द गिर्द बुन चुका था। वोट ज्यादा, फिर भी सरकार बचाने और बनाने के लिए सीटें कम पड़ गई थी। इस बार इस मंच से ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आशीर्वाद यात्रा का कोई जिक्र करना मुनासिब समझा, ना ही मुख्यमंत्री शिवराज और मंचासीन किसी और दूसरे नेता का नाम लिया गया। गेम चेंजर बनकर चर्चा में आई लाडली बहना योजना, जिसे शिवराज सरकार का मिशन 23 का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, इस उपलब्धि का भी कोई जिक्र नहीं, और ना ही संसद से पास हुए महिला आरक्षण बिल पर पिछड़े वर्ग के कोटे की मांग कर रही उमा भारती के ट्वीट को नोटिस किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर को विशेष महत्व नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास, दूरदृष्टि, दृढ़ इरादे और उनका अपना विकास के साथ राष्ट्रवाद और राष्ट्रव्यापी चुनावी एजेंडा पूरा करने का संकल्प। मोदी ने कांग्रेस के मुकाबले सीमित कार्यकाल में अपनी लाइन को बड़ी साबित कर भविष्य के मध्य प्रदेश और भारत निर्माण में भाजपा सरकार की आवश्यकता को जरूरी बताया। पिछले 2 महीने में मध्य प्रदेश के 7वें दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी से कार्यकर्ता महाकुंभ के मंच से फर्स्ट टाइम वोटर समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं से भावनात्मक पारिवारिक रिश्तों की प्रगाढ़ता का वास्ता दे, खासतौर से महिलाओं और युवाओं का आह्वान कर प्रदेश के साथ देश में भाजपा सरकार की जरूरत और उसके महत्व को रेखांकित किया। मोदी ने कहा, उन्होंने नारी शक्ति के लिए आरक्षण, उनके उत्थान योगदान को गिनाकर आधी आबादी यानी महिलाओं को सावधान किया कि वो विरोधियों की नारी एकता को विखंडित करने की साजिश पर सतर्क रहकर एकजुट बने रहे। बीजेपी और कांग्रेस सरकार की तुलना करते हुए मोदी ने बड़ा हमला बताते हुए कहा कि कांग्रेस का ठेका अर्बन नक्सलियों के पास है। मोदी ने कांग्रेस और उसके नेताओं के साथ इंडिया गठबंधन को भी जमकर कोसा। दोस्तों, पीएम मोदी को चिंता 2024 की है, लेकिन माथे पर सिकन नहीं। कौन क्या उनके बारे में सोचता है, इससे शायद कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ता। कमल चुनाव चिन्ह, चेहरा कोई भी हो, जीत की गारंटी मोदी, यही बदलती बीजेपी की तस्वीर देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश से एक बार फिर नजर आई। अब देखना दिलचस्प होगा, जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जारी पोस्टर के जरिए सामूहिक नेतृत्व का संदेश देने वाली बीजेपी
अब मध्य प्रदेश के मन में मोदी की लाइन बढ़ाते हुए चुनाव में विरोधी कांग्रेस पर खुद को कैसे भारी साबित करती है, क्योंकि अभी भी चुनौती सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि पार्टी के अंदर से मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विरासत की राजनीति में नेत पुत्रों को भी अपनी पारी का इंतजार है। तो 2018 के नतीजे यह सोचने को मजबूर करते हैं कि छतरपुर और अनुभवी को नजरअंदाज करना भी पार्टी को चुनाव में महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, कीमतें आसमान छू रही है, लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं है, खाने को दाना नहीं है, आखिर करे तो क्या करे। फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव सिर पर है, नेता भी आम सभाओं और रैलियों में जुटे हुए हैं, इसलिए सिर्फ चुनाव पर बात होगी, किसी और मुद्दे पर नहीं। जनता के पास बचा ही क्या, सिर्फ इंतजार के। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।